डिफरेंस है। आज की तारीख में कश्मीर का आदमी सिर्फ और सिर्फ भारत पहले बोलता है। सरकारी लड़ाई, कंट्रीज की लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई की बात कर रहा हूं अब मैं। जो जीता वही सिर्फ सिकंदर होता है, बाकी रोते रहिए आप। बट यस, उससे आपका एक ये कैरेक्टर जरूर आ जाता है कि अगर आपके सपोर्ट में पाकिस्तान जैसी कंट्री या उसका कोई लीडर खड़ा होता है, आपके फेवर में स्टेटमेंट देता है, आपकी बात में हाँ मिलाता है, तो ये आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, ये आपके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये आपके लिए इंसल्ट है कि देश का दुश्मन आपके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और देखा जाए तो जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रीम डिसीजंस, टफ डिसीजंस, सख्त कदम, सख्त से भी और सख्त कदम उठाने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इररिलेवेंट पाकिस्तान क्या सोचेगा, मैं कहता हूं यूएस क्या सोचेगा कि अगर हम रशिया से ऑयल ले लें, हम ईरान के साथ पोर्ट का एग्रीमेंट कर लें तो यूएस सैंक्शन लगाएगा या नहीं। इन सब की परवाह किए बिना एक सिर्फ यही गवर्नमेंट है जो अपनी चाल में चली जा रही है, अपनी हाथी चाल में, जो देश के लिए फायदेमंद है। मोदी सरकार कमजोर क्या हुई? पाकिस्तानियों के पर निकल आए। 2014 के बाद शायद पहली बार है जब पाकिस्तानी आतंकियों ने इतनी बड़ी संख्या में देश के आम लोगों की जान ली है। और ऐसा लगता है कि मोदी के कमजोर होने से विपक्ष के साथ साथ पाकिस्तान भी बहुत खुश है। इसीलिए मैं आज डंके की चोट पर कहती हूँ कि मोदी कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर इस देश की अखंडता बचानी है तो मोदी को मजबूती दिलानी होगी, वरना जो आज वैष्णो देवी से शिवखोड़ी की ओर जा रहे यात्रियों के साथ हुआ और जो आतंकियों ने किया उनके साथ, वो कल देश के और हिस्सों में भी होगा। आम लोगों को उसी तरह से टारगेट किया जाएगा जैसा कि कभी 2014 से पहले हुआ करता था। और इसीलिए मैं आज ताल ठोक के इस बात को कहती हूँ कि मोदी को बहुमत में लाने के लिए अगर किसी पार्टी को तोड़ना पड़े, साम दाम दंड भेद जहां से भी जो भी करना है करिए, पार्टियां तोड़िए, सांसद लाइए, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। सर, 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, पहली बार पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से आम नागरिकों को टारगेट करते हुए ये हमला किया गया है। नई सरकार बनी है मोदी जी की 3.0 और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से मोदी जी लगातार कार्य करते आए हैं वैसे ही करते रहे। लेकिन पाकिस्तान की ये जो क्या कहना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि ये जो हिमाकत है, जिस तरह से आम लोगों को टारगेट किया है, वैष्णो देवी से शिवखोड़ी जा रहे जो यात्री थे, उनको निशाना बनाना, क्या ये वाटर टेस्टिंग है कि अभी एनडीए की जो सरकार है वो कमजोर है और पाकिस्तान को लेकर शायद नीति में या फिर एनडीए में जो गठबंधन शामिल है, किसी ना किसी वजह से वर्ग विशेष की तरफ से उनकी तरफ उनकी कुछ भावनाएं थोड़ी अलग हैं, तो शायद कोई उसमें बदलाव हो सकता है। मोदी जी को कमजोर समझ रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? हालांकि मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान बैशिंग के फेवर में नहीं हूं और ना ही करता हूं, लेकिन मजबूर हूं कि आपकी बात से मुझे एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात लॉजिकली करेक्ट है, बात में वजन है। और इस चीज को इवैल्यूएट करना न केवल आप और मेरे लिए, मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड अबव ऑल सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें आप बड़े ध्यान से देखिए। एक, काफी अरसे के बाद सिविल पर अटैक हो रहा है, निहत्थे लोगों पर बर्बरता करी गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि इंडिया, आपने अभी अभी जनता का इलेक्शन किया है, हम आपकी जनता को मार रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये एक इंडिकेशन है नई गवर्नमेंट के लिए कि देखिए हम अभी भी सक्रिय हैं, हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तीसरी बात, अब वो भी देखना चाहते हैं कि मोदी सरकार क्या बिकॉज ऑफ कोलिजन कमजोर रहेगी या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में अभी भी काबिलियत रखेगी। ये भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। और चौथी बात कि उनके अपने चीफ ने, पॉलिटिकल चीफ ने, नवाज शरीफ ने बोला है कि 99 में हमने गलती करी, हमने समझौता तोड़ा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ
माफी ले लो, जो भी ले लो, जैसे भी उनका बोलने का तरीका। तो ये वहां पर भी एक मैसेजिंग है कि अभी टाइगर जिंदा है पाकिस्तान में, वो टेररिस्ट, और वो इन सब चीजों को डिरेल करना चाहे। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि दोनों तरफ में कहीं कोई किसी तरह की बातचीत की अगर छोटी मोटी उम्मीद भी नजर आ रही हो, उसे पहले ही रोक दिया जाए और एक तरह से हेट्रेड फिर से पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पक्की बात है, नई गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, अगर अगर हिस्टोरिकली इंडिया में देखा जाए तो जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रीम डिसीजंस, टफ डिसीजंस, सख्त कदम, सख्त से भी और सख्त कदम उठाने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इररिलेवेंट पाकिस्तान क्या सोचेगा, मैं कहता हूं यूएस क्या सोचेगा कि अगर हम रशिया से ऑयल ले लें, हम ईरान के साथ पोर्ट का एग्रीमेंट कर लें तो यूएस सैंक्शन लगाएगा या नहीं। इन सब की परवाह किए बिना एक सिर्फ यही गवर्नमेंट है जो अपनी अपनी चाल में चली जा रही है, अपनी हाथी चाल में, जो देश के लिए फायदेमंद है। सो सबसे बड़ी बात यहां पर यही आती है कि अगर वो, सबसे बड़ी बात यह भी आती है कि अगर कोई गवर्नमेंट को टेस्ट कर रहा है तो मुझे लगता है भूल कर रहा है, क्योंकि ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाए। ही इज एग्रेसिव एंड अबव ऑल, अगर एक हमारा प्राइम मिनिस्टर एग्रेसिव है वो इसलिए नहीं है कि वो बाय नेचर एग्रेसिव है, आज की हमारी जनता एग्रेसिव है। कल का इवेंट और आज आप कवर कर रही हैं, मीडिया एग्रेसिव है कि इस बात को हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स निकालेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसके ऊपर हम एक्शंस लेंगे। तभी आप और मैं ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह का माहौल कोई क्रिएट कर रहा है तो क्या किया जाए। सो आई थिंक यू आर राइट, पाकिस्तान हैज डन अ ब्लंडर कि आप उस सोया भी नहीं है, आप अभी तो वो सांप, वो जो एक आपका जो दुश्मन है उसने अभी पलक भी नहीं झपी है और आपने एक नया पंगा ले लिया अपने लिए, अपनी खुद की सरकार के लिए, और मेरे भारत देश के खिलाफ आपने इस तरह की जो हत्या करी है। टेक माय वर्ड, ये बेकार नहीं जाएगी। प्राइम मिनिस्टर कभी कभी कुछ नहीं बोलते हैं तो और बड़ा कुछ होता है। सर, एक तरफ कल मोदी जी की स्वेरिंग सेरेमनी हो रही थी और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच बड़ा रोचक मैच चल रहा था। मैं आपसे ये सवाल यहाँ पर मैच को लेकर इसलिए आ रही हूँ, पाकिस्तान लगातार, चाहे हमारे सैनिक हो चाहे हमारे सिविलियंस हो, लगातार इस तरह की हिमाकत करता आया है। एक तो तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर जो भारत सरकार की पॉलिसी है वो समझ में आती है, लेकिन क्रिकेट हमारा बंद नहीं होता। हमने देखा है बहुत सारे देशों ने बॉयकॉट किया है पूरी तरह से गेम्स को, इस तरह की कंट्रीज जो भी इस तरह से हमने देखा है, कई सारे एग्जाम्पल है। हमारे तरफ से क्रिकेट क्यों खुला हुआ है, क्यों क्रिकेट बंद नहीं हो जाता, क्यों हमने देखा कि जैसा वहां पर बैठे हुए थे क्यों कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। ये मुझे गुस्सा इसलिए आज इसलिए आ रहा है कि हमारे आम लोगों को टारगेट करना पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है, हमारे सैनिकों को भी टारगेट किया जा रहा है, क्रिकेट हमारा एकदम चालू है। अगर वेरी इमोशनली होकर बात किया जाए, सिर्फ टोटल इंडिया और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो शायद मुझे आपकी बात का डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम थोड़ी मेच्योरिटी के साथ, डिप्लोमेसी के साथ अगर मैं देखूं कि अगर कल का क्रिकेट मैच हमने नहीं खेला होता तो हम दुनिया को दिखाते कैसे कि ये लीजिए पाकिस्तान एक बार और पिट रहा है। ये पाकिस्तान अपने आप में हर कदम पर, हर जगह पर पिट रहा है। पहली बात, इकोनॉमिकली पिट रहा है, 71 वॉर में पिट रहा है, कारगिल वॉर में पिट रहा है। कोई बात जगह ले लीजिए, कोई ऐसी जगह है ही नहीं कि जहां वो पिट ना रहा। और ये मेरा नहीं कहना, ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स वहां की जनता को जब कवर करते हैं उनका कहना कि वो हमारे मुकाबले में कहीं खड़े नहीं होते। बट फिर भी ये भी बात हमें बड़े अच्छे से इवैल्यूएट करनी चाहिए कि हमारे देश का जो क्रिकेट वो है, वो दुनिया का सबसे रिच एसोसिएशन है। तीसरी बात, इंटरनेशनल क्रिकेट जब कुछ डिसाइड करता है तो उसके बीच में से आपका बायकॉट अपने आप में आपको एक डिफेंसिव पर ले आता है कि आप क्यों
भाई जिसने डरना है, जो गलत काम कर रहा है वो विड्रॉ करे ना, हम तो गलत कर नहीं रहे कुछ। सो काफी सारे डिप्लोमेसी के, इंटरनेशनल रिलेशंस के मैटर ऐसे आ जाते हैं जिसमें क्रिकेट को हमें इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ता है कि वो क्रिकेट खेल को खेल की तरह लेकर हम उसको वहीं रोक दें। बट यस, अगर आप ही की बात पे चलूं तो फिर तो मुझे ये बताइए, जब ह्यूमैनिटी रखनी ही नहीं है तो ये जो इतने सारे पाकिस्तानी हमारे यहाँ पर रोजाना आते हैं अपना इलाज कराने, फिर तो ये भी बंद होना चाहिए। जो छोटा मोटा ट्रेड करते हैं वो भी बंद होना चाहिए। जिनके कुछ रिलेटिव हमारी साइड हैं उन्हें भी अनफॉर्चुनेटली बंद करना चाहिए। सो ऐसी कई जो मोस्ट फेवर्ड नेशन हमने इतने साल तक चलाया और बाद में बंद किया, फिर इस तरह के कोई एक्शंस होने ही नहीं चाहिए। देखिए, पाकिस्तान को एंगेज्ड रखने में भी एक सेंसिबिलिटी है, एक इंटरनेशनल मैच्योरिटी है, क्योंकि जब तक आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये ना दिखाएं कि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान शुड बी ऑन डिफेंसिव। और पाकिस्तान को जिस जिस जगह पर हम एंगेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, चाहे वो FATF में देख लीजिए, इतने साल तक वो छटपटाता रहा, बात नहीं बनी। हाफिज सईद के मामले में देख लीजिए, वो खुद ही एक्सपोज हुआ। अगर हम एक्सपोज करना बंद कर देंगे तो एक्सपोज होगा कैसे? मसूद को हमने एक्सपोज आपके यहाँ कर दिया, आपके यहाँ और तो और हमने दाऊद इब्राहिम को एक्सपोज कर रखा है कि कहाँ है। पूरी दुनिया को हम दिखा पाते हैं कि यस, हमारा जो वहां पर दूतावास है, ठीक है, वो लो स्केल पर है, लेकिन बंद तो नहीं हुआ। देखिए, दुश्मन को एंगेज रखना अपने आप में भी एक सेंसिबिलिटी है कि दुश्मन अगर किसी वजह से पर्दे के पीछे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहे तो वो स्कोप बंद नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट इज वेयर क्रिकेट कैन प्ले अप। इट इज नॉट अ वेरी नेसेसरी आइटम। 100 करोड़ का अगर हमें पेनल्टी लग भी गई, कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े आसानी से दे सकते हैं। बिल्कुल सर, क्रिकेट को लेकर मेरा सवाल इसलिए था कि हम पाकिस्तान, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान जिस भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, भारत को पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान उस गेम में है तो हमें पार्टिसिपेट नहीं करना, क्यों पाकिस्तान के साथ खेल का भी रिश्ता रखना है। लेकिन सर, मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ती हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमने इलेक्शंस देखे और जो इलेक्शन कैंपेनिंग हुई, जो विपक्ष है, विपक्ष की तरफ से ये हुई कि मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, मोदी को कमजोर करना है, और अभी भी यही है कि मोदी कमजोर हो गए हैं। अब मोदी को कमजोर करने की जो ये कवायद यहाँ से शुरू हुई थी हमारे विपक्ष के द्वारा, अब ये पाकिस्तान तक पहुंच रही है और ये तार आप जुड़ते हुए आप देख रहे हैं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। क्या हमें इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हम अपनी इंटरनल जो हमारी सिक्योरिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? कर लिया मोदी को कमजोर, किस तरह का मैसेज आप देना चाह रहे हैं अपनी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करके? कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, कोई भी ऑपोजिशन लीडर अगर इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देता है 1 मिनट के लिए कि यस, उन्होंने मोदी को कमजोर कर लिया, इसका मतलब है कि अगर 273 के बजाय अगर 250 सीट पर प्राइम मिनिस्टर सीमित हो जाते हैं तो उन 30 सीटों की वजह से वो कमजोर हो गए, उनका यही कहना होगा। मैं कहता हूं इसका मतलब आप तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे जब आपकी 50 सीट थी। 250 के मुकाबले में जिसको 250 पर आप कमजोर मान रहे हैं, आपसे 100 सीट पर आपकी क्या औकात हो गई, ये आप ही डिसाइड करिए, जो बोल रहा है कि कमजोर हो गए। फिर आपका तो एग्जिस्टेंस अपने आप में खतरे में होना चाहिए। अगर नंबर गेम इज द मैटर ऑफ, देखिए, कमजोर और डिफीट ये दो अलग बात है। पॉलिटिक्स में, स्पेशली इंडियन डेमोक्रेसी में, डिफीट जो बोलते हैं ना कि ओके, इसको अभी आपने खेल से बात करी थी इसलिए मैं अच्छे से बता पाऊंगा। अगर नीरज चोपड़ा हर बार पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर को बीट करता है, बात में अगर वो ये कहा जाए कि उसने भी बहुत अच्छा फेंका था, भाई साहब, फेंका हो ना फेंका हो, आपको गोल्ड मेडल नहीं मिला। एंड जब लड़ाई की बात आती है, सरकारी लड़ाई, कंट्रीज की लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई की बात कर रहा हूं अब मैं, जो जीता वही सिर्फ सिकंदर होता है, बाकी रोते रहिए आप। बट यस, उससे आपका एक ये कैरेक्टर जरूर आ जाता है कि अगर आपके सपोर्ट में पाकिस्तान जैसी कंट्री या उसका कोई लीडर खड़ा होता है, आपके फेवर में स्टेटमेंट देता है, आपकी बात में हाँ मिलाता है,
तो ये आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, ये आपके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये आपके लिए इंसल्ट है कि देश का दुश्मन आपके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और आप उसे खड़ा होने दे रहे हो, आपकी बात में हाँ मिला रहे हो, आपके एक तरीके से आप क्लैरिटी में दिखा रहे हो पूरी दुनिया को कि ये दुश्मन और मैं एक जैसी बात कर रहे हैं कि हमने मोदी को हरा दिया। मुझे नहीं मालूम, अगर यही हारना होता है कांग्रेस पार्टी, अगर यही हारना होता है तो भगवान करे आपको ऐसी जीत हर बार मुबारक हो, आपको हर बार 100 सीट मिले, आपको हर बार 120 सीट मिले, आपको 40 सीट मिले, आपको 200 सीट मिले, लेकिन आप हर बार इसी तरह जीतें कि आप सरकार ना बना पाए, अगर यही आपकी जीत है। ये मैं पॉलिटिकली नहीं दे रहा हूं, ये मैं आपको बड़ा इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन करके दे रहा हूं कि ये अगर जीत है तो। जहां तक बात आई कोलिशन गवर्नमेंट की, सो व्हाट, एक सेकंड के लिए वो 30-35 सीट जो दूसरी दो पार्टियों के साथ या एनडीए अलायंस के साथ आपने जो ले भी ली, क्या बड़ी बात है, एक सेकंड के लिए उनको मना कर देते। अगर ऐसा ही कांग्रेस कह रही है, आप उनके साथ मिलकर क्यों नहीं सरकार बना पाए? आपके पास भी उतना ही ऑफर था ना भाई। आप या तो ये कहें बीजेपी बीजेपी बीजेपी, नहीं, अब आपका झगड़ा एनडीए से है, कंपटीशन एनडीए से है। जैसे कि अब कांग्रेस की कोई औकात नहीं रही देश में। 100 सीट का मतलब क्या है, इससे पहले की 50 सीट का मतलब क्या है, उन्हें खुद समझ आता है। लेकिन आप भी अगर इंडिया अलायंस के तौर पर बात कर रहे हैं तो इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस की बात करो, फिर ये पार्टीबाजी मत करो। पार्टीबाजी के हिसाब से आप क्लियरली डिफीट में हो, और मैं कह रहा हूं इवन गवर्नमेंट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लैरिटी के साथ डिफीट में है। आपने मोदी को कमजोर नहीं बनाया है, जनता ने मोदी को समझदार बनाया है, जनता ने समझदारी का एक और मौका दिया है। अदरवाइज जनता जब यहां पर लाकर खड़ी कर सकती है तो गिरा भी सकती थी। आई डोंट थिंक कि जनता गिरा रही है। यस, कहीं कहीं कई जगहों पर ऐसा आपको भी मालूम है, बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बातें चल रही हैं कि किस तरह से एजेंडा को गलत तरीके से लोकलाइज्ड एरिया में पुटअप किया गया था कि यस देखिए अयोध्या में आप लोगों की सारी जमीन ले ली, आपका सब कुछ ले लिया और आपको कुछ मिला ही। भाई मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि जिसकी जमीन गई और उसको कुछ भी नहीं मिला तो वो अभी तक कोर्ट नहीं गया, उसने आज तक आप जैसे चैनल्स पर आके बोला नहीं, तो उससे एक लहर जरूर चल जाती है कि लोगों में डिससेटिस्फेक्शन आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। बट यस, जहां तक बात करी कि 400 पार नहीं हुए इसलिए हार गए, ओ भाई साहब, ये कांग्रेस और इंडिया पार्टी आपके यहां पर होता होगा कि आप टारगेट ही 100 का लेके चलते, उसने 400 लेके चला था, उसका अपना तरीका है। भाई वो पार्टी जो अपने आप को, अब आप एक बात बताइए, आजकल हम पाकिस्तान को अपना बहुत बड़ा दुश्मन क्यों नहीं मानते? औकात नहीं रही बेचारे की, इकोनॉमिकली औकात नहीं रही, मिलिटरली नहीं रही, पूरी दुनिया की स्टैंडिंग में नहीं रही। उन्होंने बोला कि नहीं जी नहीं, ईरान के तो हमारा खास आदमी है और हमारा साथ सब कुछ हमारा वो मुस्लिमिज्म का है। यहाँ उसने लेकर आपके साथ इंडिया के साथ 10 साल का एग्रीमेंट कर दिया, द ओनली पोर्ट देयर अवेलेबल। कितनी बड़ी बात है। आपको लगता था पाकिस्तान कि नहीं, ना हम होने देंगे ना यूएस होने देगा, दोनों के दोनों बैठ के ताली बजा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। सो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि मोदी गवर्नमेंट कमजोर होगी। मोदी गवर्नमेंट को अब एक और एजेंडा मिल गया कि बाहर के साथ साथ इंडिया की अपनी जो चैलेंजेस है, इंटरनल चैलेंजेस है, उसको डेवलप करे। जो डेवलपमेंट आपने अभी तक दिखाई है उसको लोगों तक पहुंचाए, सिर्फ बोले नहीं। आई थिंक दैट इज वेयर ये पूरी की पूरी कंट्री को बेनिफिट करेगा कि मोदी और उसका गवर्नमेंट मजबूर होगी कि डबल काम ना करे, 10 गुना काम करे, क्योंकि उसे दिख रहा है कि काम अपने आप में हमारी डेमोक्रेसी में सुप्रीम होता है। बिल्कुल। लेकिन सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि जिस तरह से हमने देखा ये पूरे जो हमला हुआ आम लोगों पे, और हमने देखा है कि जब भी इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान ने की है तो मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है। क्या इस बार अब क्योंकि बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं है और कोट एंड कोट जैसे कि विपक्ष कह रहा है मोदी जी कमजोर पड़ गए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी ये हमला कर दिया है,
मोदी जी से हम जवाब की उम्मीद करें कि मोदी जी वैसा ही जवाब देंगे? अगर मोदी जी वैसा जवाब नहीं देते तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कश्मीर में जो वो जिहादिज़्म था वो फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर से हम वही आतंकवाद का उरूप कश्मीर में और देश में हमारे देखेंगे और कहीं न कहीं अगर हम इस इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या करते हैं, तो मुझे लगता है कि साम-दाम, दंड-भेद जो भी करना है, तोड़ना-फोड़ना, इधर-उधर से आपको सांसद लाने, मेजॉरिटी ले आइए, लेकिन राष्ट्र के सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? जहां तक बात है जम्मू के रियासी के इस अटैक की, हुँ, इसका एक और पहलू जो मैं आपको समझा सकता हूं, ये इसलिए भी किया गया है कि जो इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने करी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि जेएनके में भी अब जल्द होंगे, तो ये जी, उसको भी डिस्टेबलाइज कर रहा है। और मुझे लगता है पब्लिक इस बात को बड़े अच्छे से जानती है। अगर श्रीनगर में जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही है, आप कृपया कर एक बार चलिए मेरे साथ। 100 में से 99 नहीं, 100 के 100 ये जरूर कहेंगे, उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि ये वो वाला कश्मीर नहीं रहा जहां हम पैदा हुए थे। ये एक 100 गुना इंप्रूव्ड कश्मीर है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं कश्मीर में तकरीबन आई थिंक 1975 से जा रहा हूं, 70s से जा रहा हूं, जब मेरे फादर वहां थे। सो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि तब से लेकर अब तक के बीच में जमीन आसमान तो बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, उससे भी बड़ा डिफरेंस है, लोगों के दिल में डिफरेंस है। आज की तारीख में तो कश्मीर का आदमी सिर्फ और सिर्फ भारत पहले बोलता है। जब मैं बात कर रहा हूं उन दिनों में वो पाकिस्तान पहले बोलता था। देयर इज अ मैसिव चेंज, बहुत बड़ा चेंज। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि इस अटैक की वजह से अगर पीएम मोदी ने कुछ बोला या नहीं बोला, मुझे लगता है आप देखेंगे कि इस पर एक्शन बोलेगा, पहली बात। वैसे भी कहते हैं ना, सोए हुए शेर को जगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और शेर जानबूझकर, जब मक्खी उसके नाक पर बैठती है तो वो जगता नहीं है जानबूझ के, वो सिर्फ सिर्फ झटक देता है। अभी आप वो कुछ एक झटके देखेंगे जो ये गवर्नमेंट जरूर देगी, क्योंकि जहां तक पॉलिसी की बात है, मुझे नहीं लगता कि जेएनके में आज किसी तरह का ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि नहीं भाई नहीं, टेररिस्ट को मारना नहीं। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह पाएंगे, पहली बात। जो उसके अलायंस में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो ये कह दें कि नहीं जी नहीं, जरा ना वहां पर थोड़ा टेररिस्ट को मारना थोड़ा कम करना चाहिए। इस तरह की बात वो नहीं बोल पाएंगे, दे कांट अफोर्ड इट, दे डेयर नॉट। मैं तो ये भी कह रहा हूं, इवन इंक्लूडिंग मोदी, डेयर नॉट टेक दिस चांस कि नहीं जी कश्मीर मामले में हम थोड़ा हल्के हो जाएंगे, कमजोर दिखेंगे, कंप्रोमाइजिंग दिखेंगे, पेशेंस रखेंगे। नहीं, ये वो मोदी है नहीं, ये वो गवर्नमेंट है नहीं। जिस चाल पर आप चल पड़े हैं, इस चाल को चेंज करना आपको और 10 साल लग जाएंगे अगर आपको करनी है। सो मुझे नहीं लगता कि लोगों की ये गलतफहमी शायद सक्सेसफुल हो जाएगी कि इस अटैक का कोई रिजल्ट नहीं आएगा और गवर्नमेंट चुपचाप बैठेगी। देयर विल बी डिजास्ट्रस। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान की इकॉनमी आज से 10 साल पहले क्या बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग थी? ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं। अगर फ्लरिशिंग थी तो भाई हमने तो कहीं कुछ किया नहीं, आप डाउन कैसे हो गए? इसको बोलते हैं ना, ये वो चोट है, ये वो थप्पड़ है जिसकी गूंज आपको अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल तंग करेगी। पाकिस्तान मस्ट रियलाइज कि इस तरह की किलिंग्स करना मे बी आपका राइट बोल सकता हूं मैं तो, क्योंकि पाकिस्तान टेक्स इट एज राइट। किसी को भी मारना, ह्यूमन राइट्स नहीं रिस्पेक्ट करना, सिविलियंस जो बस में तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं उनके ऊपर अटैक कर आप सोच रहे हैं आपने बहुत बड़प्पन हासिल किया है। चलिए आपके इस बड़प्पन का जवाब उससे भी बड़ा मिलेगा। और ये मेरी गारंटी है, ये मेरी अपनी सोच है कि ये गवर्नमेंट इसको हल्के में नहीं लेगी। क्योंकि अगर इलेक्शन भी करने हैं तो एक इलेक्शन एजेंडा भी ये रहेगा कि क्या क्रॉस बॉर्डर से हम टेररिज्म अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। कोई मेरी अपनी माने
मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अब इस गवर्नमेंट का डिसीजन इन 5 सालों में आप जरूर देखेंगे कि अब हम ये वेट नहीं करेंगे कि लोग बॉर्डर एलओसी क्रॉस कर हमारे यहां आए और फिर हम मारे। फर्स्ट इंटेलिजेंस अवेलेबिलिटी पर आप देखेंगे, डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड वो एक अलग बात है, कि हम उस जगह से जहां से वो आ रहा है हम उसे वहां मारेंगे, क्योंकि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती। ये पाकिस्तान का क्लेम है, भाई आपके यहां ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं। सो अगर ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं और किसी ट्रेनिंग कैंप पे 2 आदमी 20 आदमी मारे गए तो हमने भी नहीं मारे। ना ट्रेनिंग कैंप था ना हमने मारे, लेकिन भाई दोनों का पर्पस सॉल्व हो रहा है। मुझे लगता है हम पाकिस्तान की मदद करेंगे और पाकिस्तान नोज दिस कि ये काबिलियत हमारे पास है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे जितना कम बोला जाए इस टॉपिक पर उससे ज्यादा एक्शन होगा। एब्सोल्युटली। और इस बार जबकि मोदी जी की तीसरी बारी पारी है और इसमें क्योंकि वो उनकी पार्टी सिंगल मेजॉरिटी में नहीं, कोalition की सरकार है, तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें बहुत हैं कि पहले की तरह वैसे ही मोदी जी बिना किसी खौफ के काम कर पाएंगे और पाकिस्तान को खास तौर से उसी तरह से जवाब दे पाएंगे। ये भी देखने वाली बात रहेगी और बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए जिस भाषा में वो समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आगे भी आपके साथ सर चर्चा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर।